तो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर अलाइट। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम यहाँ पर ऑन डिमांड आप लोगों के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, जिसका डिटेल सीरीज चालू है, उसकी एमसीक्यूज हम आप लोगों के सामने ला रहे हैं। यहाँ पर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसके अंतर्गत हमने जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी लिया है, और जो भी क्वेश्चंस है हमारे पास, यानी कि जो प्रीवियस ईयर हो या जो आने की संभावनाएं हैं जिन क्वेश्चंस की, चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी स्टेट पीएससी हो, कहीं का भी एग्जाम हो जहां पर संविधान या फिर हमारा जो भारतीय राज्य व्यवस्था है उससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो उसका यहाँ पर हम एनालिसिस कर रहे हैं कि कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन से आने की संभावना है। तो इस सभी प्रकार के क्वेश्चनों को यहाँ पर हम आप लोगों के सामने लाएंगे, और ये अध्यायवार है, यानी कि एक तरीके से चैप्टर वाइज रहेंगे आपके। जिस तरीके से हमारी डिटेल सीरीज चल रही है उसी तरीके से ये भी आपकी चलती रहेगी। तो जैसा कि हमने डिटेल सीरीज में राष्ट्रपति तक पढ़ चुके हैं, और आने वाले समय में और उसके पार्ट आएंगे, और यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव्स आज से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास ऑब्जेक्टिव का कि भारतीय संविधान की संरचना की परिकल्पना की उद्भव जो था सबसे पहले कहां से हुआ था। यानी कि क्वेश्चन यह पूछना चाह रहा है, क्वेश्चन यह बोल रहा है कि जो संविधान की संरचना थी उसका सर्वप्रथम उद्भव या उदय कहां से, वो कहां से जन्मा, कहां से आया। ऑप्शन है हमारे पास फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन और जापान। 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो सबसे पहले जो अगर इसकी परिकल्पना की बात करें तो ब्रिटेन से आया। कहां से? ब्रिटेन से। तो इसकी डिटेल देखें तो उत्तर में देखिए हमको मिला आंसर 3, जो कि है ब्रिटेन। तो सबसे पहले संविधान की संरचना की परिकल्पना ब्रिटेन में 1608 ईस्वी में, कब? 1608 ईस्वी में हुई। ठीक, और किसके तहत हुई? 13 कॉलोनीज, ठीक है, इसके थ्रू हुई। अब अगर हम बात करते हैं कि जिसे मूर्त रूप से ग्रेट ब्रिटेन के प्रभाव वाले जॉर्जिया यानी कि अमेरिका में दिया गया था। कहां पर? जॉर्जिया, जो कि ब्रिटेन के प्रभाव वाले क्षेत्र उस समय था। कब? 1608 के तहत। तो इसका आंसर जाएगा क्या आपका? ब्रिटेन, भारत में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे अल्पकालिक, इस वर्ड को ध्यान दीजिएगा, सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ। यानी कि सबसे कम, अल्पकालिक यानी कि बहुत सबसे कम, इनमें से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, या फिर आपका ये 1909 वाला एक्ट, या पिट्स इंडिया एक्ट जो 1700 आपका 84 था वो, या फिर 1935 का एक्ट। तो यहां पर अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर जो है हमारा वो है आपका तीसरा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वाला। ये बहुत ही कम समय के लिए जो है सिद्ध हुआ था इनमें से। देखिए उत्तर में क्या दिया? 3। भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में सबसे अल्पकाल पिट्स इंडिया एक्ट जो कि 1784 का था, क्योंकि इसके शीघ्र बाद ही 1786 का संशोधन एक्ट आ गया था, जिस कारण से इस एक्ट को हटा दिया गया। तो इसलिए यह जो है सबसे आपका कम, यानी कि सबसे कम समय का इसको बोला जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया। अब लिखित संविधान की अगर बात आ गई है तो लिखित संविधान जो सबसे पहले दिया वो दिया अमेरिका ने। किसने? अमेरिका ने। तो देखते हैं उत्तर में क्या है कि फिलाडेल्फिया, ठीक है, फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा अमेरिका के संविधान का निर्माण हुआ। कब हुआ? 1787 में। याद रखना है 1787। कई बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमेरिका का संविधान जो है कब लागू हुआ, तो 1787 ईस्वी में अमेरिका का संविधान लागू हुआ। तथा
ये जो निर्माण हुआ तो इस संविधान के अनुसार जो है निर्वाचित सरकार ने 4 मार्च 1789 से कार्य करना प्रारंभ हुआ। मतलब संविधान बना इस समय, लेकिन जो सरकार ने काम शुरू किया 4 मार्च 1789 से प्रारंभ कर दिया। विश्व के प्रथम निर्मित एवं लिखित संविधान का निर्माण अमेरिका में ही हुआ। यानी कि विश्व का जो प्रथम निर्मित एवं लिखित संविधान था वो कहां का था? अमेरिका में, जो कि लागू हुआ 1787 में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है हमारे पास भारतीय परिषद एक्ट 1861, भारतीय परिषद एक्ट 1892, भारतीय परिषद एक्ट 1909 या भारतीय परिषद एक्ट 1919। तो अगर हम इसके आंसर की बात करते हैं तो इसके अगर आंसर पे जाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला, यानी कि 1861 में भारतीय परिषद एक्ट 1861। अब इसमें क्या कहा गया है इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। यह पहला अवसर था जब 1861 के अधिनियम में गैर सरकारी तत्वों को विधायी संस्थाओं में प्रतिनिधित्व देने का महत्वपूर्ण सिद्धांत स्वीकार किया गया था। इसके द्वारा आधुनिक प्रांतीय विधान मंडलों की नींव पड़ी थी। पहली बार देशवासियों को विधि निर्माण के कार्य में अंशतः भाग लेने का अवसर भी मिला। तो ये सब चीजें जो है इस समय हुई। कब हुई? जब जो पहला अवसर था 1861 का, तो 1861 का जो ये अवसर था उसी समय ये सब चीजें उनको मिली। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विभिन्न धार्मिक संप्रदायों तथा अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी, ठीक है, प्रदर्शित की गई अलगाववादी प्रथा, ठीक है, अलगाववादी प्रथा निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट लक्षण थी? ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय सरकार अधिनियम 1919, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 या भारतीय परिषद अधिनियम 1947। तो अगर इसके आंसर की बात करें, यानी कि इसमें धार्मिक संप्रदाय तथा अन्य दलें जो थी वो प्रदर्शित हुई थी, तो ये जो हुई थी ये कब हुई थी? ये आपके 1909 में हुई थी। तो मतलब 1919 के अधिनियम में हुआ था। कब हुआ था? 1919 के अधिनियम में। तो वर्ष 1909 के भारत परिषद अधिनियम, जो जिसको हम मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? मार्ले मिंटो अधिनियम। तो उसके द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों का प्रावधान किया गया था, जिसे वर्ष 1919 में भारत सरकार अधिनियम के द्वारा सिखों पर भी विस्तारित कर दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए यहां पर हमको दिया हुआ है कि पूना समझौता के सांप्रदायिक अवार्ड का प्रयोजन विफल कर दिया गया। कथन एक है कि पूना समझौता के सांप्रदायिक अवार्ड का जो प्रयोजन था वो विफल कर दिया गया। अब कारण क्या दिया हुआ है? कारण दिया हुआ है कि इसने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए संसद एवं राज्य विधानसभाओं के सीटों के आरक्षण के मार्ग को प्रशस्त किया। ठीक है, तो एक कथन दिया हुआ, दूसरा कारण दिया हुआ। तो हमको ये बताना है कि ए जो है आपका वो सही है क्या? ठीक है, और आर जो है यानी कि कथन जो है वो सही है और आर क्या उसका सही स्पष्टीकरण है, ये दिया हुआ है क्या? तो देखते हैं। तो देखिए पूना समझौता के सांप्रदायिक अवार्ड का प्रयोजन विफल कर दिया गया, ये सही है। और आर में क्या दिया हुआ है कि इसके अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए संसद एवं राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण के मार्ग को प्रशस्त किया। तो ये दोनों सही है। इसका आंसर होना चाहिए, देखिए ऑप्शन क्या है, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, इसको आप ए बोल सकते हैं। ठीक, हाँ ये सही है, ए और आर दोनों ही सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आंसर जो होगा, आंसर है आपका पहला वाला एकदम सही है। उत्तर आपका हो गया ए। अब इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं, क्या बोल रहा है कि महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच सितंबर 1932 में हुए पूना समझौता के द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए संसद एवं राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का मार्ग प्रशस्त कर दिया गया था, तथा जिससे
मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड अगस्त 1932 का प्रयोजन विफल हो गया, जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए हिंदू धर्म से पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया। उल्लेखनीय यह है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, उन्होंने पूना समझौते में दलित वर्ग, ठीक, शब्द का प्रयोग किया। तो ये इसमें देखिए क्वेश्चन और बनता है कि किस समझौते में दलित वर्ग शब्द का प्रयोग किया गया था, तो पूना समझौता में, और किसके द्वारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेबेल योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या था। बेबेल जो थे, यानी कि बेबेल योजना जो था उसका वो असफल हो गया। अब असफल हुआ तो उसका कारण क्या था? ब्रिटिश सरकार से समर्थन का अभाव, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य सहमति ना हो पाना, पाकिस्तान की मांग के लिए मुस्लिम लीग का अड़ा रहना, या उपयुक्त सखी। तो अगर हम बात करें कि बेबेल योजना क्यों असफल हो गई, तो यह जो असफल हुई थी, यह हुई थी जो कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग का जो, यानी कि अगर हम सेकंड की बात करें कि कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य सहमति नहीं हुआ था, तो आंसर है दूसरा। तो इसके आंसर की बात करें तो डिटेल देखते हैं क्या दिया हुआ है कि 25 जून, 14 जुलाई 1945, 25 जून और 14 जुलाई, ठीक, 1945 के मध्य भारत के तत्कालीन ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड बेवेल द्वारा शिमला में बुलाए गए सम्मेलन में वायसराय काउंसिल की भारतीय सदस्यों को नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा गया। जिन्ना ने मांग की कि सम्मेलन मुस्लिम लीग द्वारा आयोजित किया जाएगा, किंतु कांग्रेस द्वारा जिन्ना की इस मांग को अस्वीकार कर दिया गया। अतः बेबेल योजना असफल रही और बेबेल ने 14 जुलाई 1945 को सम्मेलन की विफलता की घोषणा कर दी। कब कर दी? 1945 को इसकी घोषणा कर दी। तो ये आपको याद रखना है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारे कुछ संविधान सभा से रिलेटेड, उनकी गठन से रिलेटेड, अध्यक्ष से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? 11 दिसंबर 1946 को किसी संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो देखिए यहां पर आपको दो डेट याद रखनी है। एक जो मैंने बताया था, देखिए जिसने भी डिटेल पार्ट देखा होगा तो उसको ये क्वेश्चन सब सुने सुने ही लग रहे होंगे। तो 9 दिसंबर 1946, ठीक, और एक 11 दिसंबर 1946, दो डेट मैंने बताई थी। तो यहां पर डेट कौन सा आया? सबसे पहले तो 11 दिसंबर आया। अब आगे देखो क्या वर्ड आया? स्थायी अध्यक्ष। दो चीज आया, एक आता है अस्थायी। तो मैंने इन्हीं चीजों पे वहां पे चर्चा की थी कि स्थायी और अस्थायी। तो अब स्थायी अध्यक्ष की बात की जा रही है। तो स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था स्थायी अध्यक्ष। कब? 11 दिसंबर 1946 को। अब डिटेल क्या दी हुई है देखते हैं। डिटेल यहां पर डिटेल है कि जो भारत है हमारा, यानी कि जो भारतीय संविधान है, तो उसका जो निर्माण, ठीक है, निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों की जो बैठक थी, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। और उसके 2 दिन बाद ही, यानी कि 11वें दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी बना दिया गया। तो अस्थायी जो थे वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, जो कि 9 दिसंबर को बनाए गए थे। अब बात करें अगले क्वेश्चन की। तो कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान में कितने सदस्य थे? यानी कि जो कैबिनेट मिशन प्लान था उसमें जो संविधान जो अधीन बनी संविधान सभा या संविधान जी थी, उसमें कितने सदस्य थे? तो उसमें थे 389 सदस्य। कैबिनेट मिशन जो कि 1946 का है आपका, की सिफारिश के अनुसार जुलाई 1946 में भारतीय संविधान सभा के निर्वाचन के लिए चुनाव हुए, जिसमें 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव किया गया। इन प्रतिनिधियों का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं बल्कि प्रांतीय सभाओं के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाना था। इस चुनाव में कुल 389 सदस्य संविधान सभा की सदस्यता हेतु निर्वाचित हुए थे। कितने हुए थे? 389। अब जिन्होंने डिटेल पार्ट नहीं देखा होगा तो डिटेल पार्ट देख लीजिए, क्योंकि वहां पर मैंने पूरा डिटेल बताया कि इसमें मुस्लिम लीग को कितना मिला,
किसको कितना वोटिंग मिला, वो सब वहां पर हमने डिटेल में डिस्कस की हुई है, तो डिटेल पार्ट देखना बहुत ही जरूरी है। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, इनमें से कौन जुलाई 1946 में गठित सभा के सदस्य नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एएम मुंशी, अबुल कलाम आजाद या महात्मा गांधी? तो यहां पर अगर हम बात करें आंसर की, तो इसका आंसर है महात्मा गांधी। देखते हैं क्या, जुलाई 1946 में बनी संविधान सभा के सदस्यों में महात्मा गांधी नहीं थे। कौन नहीं थे? महात्मा गांधी नहीं थे। भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति या अध्यक्ष कौन थे? तो अभी हमने देखा श्री सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, जो कि 9 दिसंबर 1946 को बनाए गए थे, और राजेंद्र प्रसाद स्थायी थे, जो कि 11 दिसंबर 1946 को बनाए गए थे। ठीक, तो यहां पर आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका पहला सच्चिदानंद सिन्हा जी। तो देखिए डिटेल क्या दी जा रही है, 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी बनाया गया और ये सब चीजें यहाँ पर उद्घाटन की गई। अब बात करें संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया? तो यहां पर जो गठन किया गया वो किया गया 17 समितियों का। कितनी समितियों का? 17 समितियों का। तो अब देखिए थोड़ा सा इसके बारे में हम डिटेल जान लेते हैं। तो संविधान सभा द्वारा गठित समितियों को 2 भागों में विभाजित किया गया या बांटा जा सकता है। प्रायिक जो संबंधी समिति थी और विषय सभा द्वारा गठित समिति थी। तो यहां पर इसी समिति की बात की जा रही है जिसके अंतर्गत ये देखिए 17 समिति है। कितनी समितियों का गठन किया गया? 17 समिति। कौन कौन सी? रियासत समझौता, ठीक है, मूल अधिकार, अल्पसंख्यक समिति के बाहर की समिति, उत्तर पूर्व सीमा समिति। इस तरीके से ये 9वां देखिए जो प्रारूप समिति है, जो क्वेश्चन आता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है। उसके बाद वित्तीय प्रधान, ये सब पूरे जो है आपके पूरे 17वीं परामर्श समिति। तो इस तरीके से यही 17 समिति की यहाँ पर बात की जा रही है कि 17 समिति का गठन हुआ। और इधर जो है जो प्रक्रिया संबंधी समिति थी वो थी कितनी? 10। टोटल कितनी? 10 थी जो प्रक्रिया समिति मतलब संबंधित समिति थी। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि प्रक्रिया संबंधित समिति कितनी थी? तो वो आपकी 10 समिति थी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को सर्वप्रथम किसने रखा था? यानी कि प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को सबसे पहले किसने रखा? तो वह रखा आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो आंसर है चौथा नंबर का। संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन सोमवार 9 दिसंबर 1946 को प्रातः 11 बजे हुआ था और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया, को पेश किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव के प्रारूप में भारत के भावी प्रभुत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। इस प्रस्ताव द्वारा संविधान सभा को संविधान के मार्गदर्शी सिद्धांत एवं दर्शन दिए गए। अंततः 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। तो इस तरीके से चीजें हुई। 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव था किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा यहां पर दिया गया। निम्नलिखित जो है क्वेश्चन क्या है कि ये निम्नलिखित जो है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थे? तो जो सलाहकार थे वो थे BN राव जी। कौन? BN राव। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं आंसर 4। संविधान निर्मात्री सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। इनके द्वारा 17 मार्च 1947 को प्रांतीय विधानमंडलों एवं केंद्रीय विधानमंडलों के सदस्यों को प्रस्तावित संविधान की मुख्य विशेषताओं के संबंध में उनके विचारों को जानने के लिए एवं प्रश्नावली भेजी गई थी। प्रश्नावली में शामिल प्रश्नों के उत्तरों के आधार पर परामर्श समिति ने एक रिपोर्ट भी तैयार की। तो ये जो थे सलाहकार समिति से रिलेटेड थे। कौन? BN राव, यह सलाहकार थे। भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? तो अंतिम अंग्रेज वायसराय की बात करें तो आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था और इसका कार्यकाल 23 मार्च 1947 से 15 अगस्त 1947 तक तथा भारत के गवर्नर जनरल के रूप में इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक था।
यानी कि अगर अंग्रेज वायसराय लॉर्ड माउंटेबेटन जो अंतिम थे अंग्रेज वायसराय, उनका कार्यकाल 23 मार्च 1947 से 15 अगस्त 1947 तक रहा और फिर यही भारत के गवर्नर जनरल के रूप में भी बन गए। तो इनका जैसे ही आजाद हुए तो 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक ये गवर्नर जनरल रहे, भारत के अंग्रेज गवर्नर जनरल रहे। अगला क्वेश्चन, संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो थे उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो संविधान के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया था तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया और इस समिति में कुल 7 लोग थे या 7 सदस्य थे अध्यक्ष सहित। यानी कि अगर अध्यक्ष को हटा दें तो 6+1 बोल सकते हो, 6 सदस्य और एक अध्यक्ष, लेकिन टोटल अध्यक्ष थे कितने? 7। किसमें? ड्राफ्टिंग कमेटी में। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया? तो इसको हैदराबाद को मिलाया गया था। इसको बोला भी जाता है पुलिस की सहायता लेकर इसको मिलाया गया था। तो देखते हैं डिटेल क्या है। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के पश्चात हैदराबाद के अंतिम निजाम ओस्मान अली खान, कौन? ओस्मान अली खान द्वारा हैदराबाद को स्वतंत्र रखने की घोषणा की गई थी। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा ऑपरेशन पोलो, आईएमपी है, हैदराबाद को जो है भारत में मिलाने के लिए, भारतीय संघ में शामिल करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन पोलो चलाया गया। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में या फिर किसके कहने पर? तो तत्कालीन गृह मंत्री जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल की पहल पर। फिर उसको क्या किया? ऑपरेशन पोलो शीर्षक से पुलिस कार्रवाई प्रारंभ की गई और 16 सितंबर 1948 को भारतीय सेना द्वारा सैन्य कार्यवाही कर हैदराबाद को भारतीय संघ में शामिल करा लिया गया। तो फोर्सफुली पुलिस की सहायता लेकर ऑपरेशन पोलो को चलाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ये सब चीजें करने के बाद जो है हैदराबाद 1948 में भारत के संघ में शामिल हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप जो तैयार किया वे थे, यानी कि किसके द्वारा तैयार किया गया? तो इसका आंसर है थर्ड वाला, विभिन्न जो प्रदेशों की विधानसभाओं से चयनित। यानी कि देखिए, ब्रिटिश संस्था द्वारा नामित तो थे ही नहीं, गवर्नर जनरल द्वारा भी नामित नहीं किया गया था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग से चयनित है, तो मुस्लिम लीग वगैरह से भी नहीं हुआ था। तो जितने भी थे सभा के सदस्य थे और जो प्रारूप तैयार जिन्होंने किया था तो विभिन्न प्रदेशों के विधानसभाओं से चयनित थे। तो आंसर है 3। तो भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए गए थे। किस तरीके से? अप्रत्यक्ष रूप से। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं उस तरीके से ये अप्रत्यक्ष रूप से इनको चुना गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है यहाँ पर। संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संविधान सभा के, तो पहला देखिए क्या बोल रहा है, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। ठीक है, ये सही हो सकता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन से परिमाणित हुआ, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं, प्रत्यक्ष तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था संविधान सभा का निर्वाचन, तो ये तो पूरी तरीके से गलत है। वह बहुदलीय निकाय था, नहीं, ऐसा भी नहीं है, ये भी गलत है। वह कई समितियों के माध्यम से काम करता था, जी हाँ, ये सही हो सकता है। तो अगर ऑप्शन की बात करें 1, 2, 2, 3 या 1, 4 या 1, 2, 3, 4, तो देखिए हमारे हिसाब से हमको सही लगा कि फर्स्ट और फोर्थ सही हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन में भी मिल रहा है, तो यानी कि इसका थर्ड वाला आंसर होना चाहिए। हम देखते हैं, जी हाँ, इसका थर्ड वाला आंसर है। संविधान सभा के सदस्य विधान मंडलों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से जो है निर्वाचित किए गए थे, अभी हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में। इसके वयस्क मताधिकार नहीं था, मतलब जो वयस्क को मताधिकार नहीं था, यह बहुदलीय निकाय भी नहीं था और इसमें कई समितियां भी बनाई गई थी। तो वही है, पहला और चौथा एकदम सही बोला गया है। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृति मिली? तो यह मिली आपको 1950 में। कब? 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया और इसका गायन सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि
सबसे पहले कब गाया था जनगण मन? तो 27 दिसंबर 1911 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और राष्ट्रगान के गायन की अवधि जो है आपकी कितनी है? 52 सेकेंड की अवधि है। भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? यह बना आपका 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा संविधान पूर्ण रूप से यहां पर लागू हुआ। तो हम देख सकते हैं आंसर है थर्ड। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के अथक और निरंतर परिश्रम के पश्चात 26 जनवरी 1949 तक भारतीय संविधान के निर्माण का कार्य पूरा कर लिया गया था तथा उसके कुछ उपबंध उसी दिन लागू किए गए थे। संविधान के संपूर्ण उपबंध 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, यानी कि संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान, ठीक है, भारत का संविधान 1950 को लागू हुआ, ठीक है, कब? तो 26 जनवरी 1950 को। ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हस्ताक्षर हुए और उसे पारित घोषित किया गया है, ठीक है, यानी 26 जनवरी को पूरी तरीके से नहीं, उसके कुछ अनुच्छेदों के साथ उसको पारित किया गया। नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद के संबंधित उपबंधों तथा अस्थायी और संक्रमणकारी उपबंधों को उक्त दिनांक से पहले ही प्रभावित घोषित किया गया, जबकि शेष यानी कि संपूर्ण संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र घोषित किया गया, अतः इस दिन को प्रथम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया, यहां पर यह बोला गया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना का गठन कब हुआ था? तो यह गठन हुआ था आपका 1950 में। तो बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना का गठन 1950 ईस्वी में किया गया था। फादर कामिल बोल के इसके संस्थापक सदस्य थे। अगला क्वेश्चन, विश्व में लिखित संविधान किस देश का विस्तृत है? विस्तृत यानी कि बड़ा। तो देखिए लिखित तो अमेरिका का भी है, भारत का भी है, लेकिन विस्तृत की बात करें तो इसका आंसर होगा भारत। भारत का लिखित संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। वर्तमान में इसमें कुल 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां तथा 22 भाग है। इसकी विशालता के कारण ही जो है आइवर जेनिंग्स द्वारा भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। क्या? वकीलों का स्वर्ग भी इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हमारे देश का संवैधानिक नाम है, मतलब हमारे देश का संवैधानिक नाम है, तो यह है भारत अर्थात इंडिया। जो हमारा आर्टिकल 1 है उसमें यह कहा गया है भारत अर्थात इंडिया, यह हमारे आर्टिकल 1 में कहा गया है। तो देखते हैं इसका आंसर। संविधान के अनुच्छेद 1 में इस संघ का नाम भारत अर्थात इंडिया लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमारे देश का नाम भारत और इंडिया दोनों है, जो कि संविधान में वर्णित है। भारतीय संविधान है यानी कैसा है? बहुत कठोर है, लचीला है, कैसा है? तो वो ना ही कठोर है ना ही लचीला है, जैसा कि मैं हर बार बोलता आया हूं। तो यह इसका आंसर होगा 4, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला बोल सकते हैं। भारत के संविधान में नम्यता, ठीक है, तथा अनम्यता, कठोरता के लक्षण एक साथ विद्यमान है। यह अधिक संविधान इसलिए नम्य है क्योंकि इसके अधिकतर प्रावधानों को संसद द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, जबकि कुछ प्रावधानों को संशोधित करने के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। अतः भारतीय संविधान ना ही कठोर है ना ही लचीला है, दोनों का मिक्सचर हम बोल सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य बनाता है? पंथ निरपेक्ष राज्य बनाता है, कौन बनाता है? नवी सूची, संविधान का प्रस्तावना, मूल अधिकार या निर्देशक सिद्धांत? तो पंथ निरपेक्ष जो बनाता है वो बनाता है हमारा संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक गणराज्य की घोषणा की गई। पंथ निरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन, निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन इसके द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। प्रस्तावना के अतिरिक्त धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य भी बताया गया है। संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष राज्य बताया गया है, ये चीज यहां पर बोला गया है। प्रस्तावना में उपयोग किए गए समाजवाद शब्द और पंथ निरपेक्ष शब्द जो थे कब किए गए? तो यह 42वें संविधान संशोधन के तहत
जो ये देखिए 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक पंथ निरपेक्ष समाजवादी गणराज्य शब्द को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के तहत। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है क्या? पंथ निरपेक्ष, प्रजातंत्र, समाजवादी या गणतंत्र? तो वह है आपका आंसर चौथा, गणतंत्र। गणतंत्र कहलाता है। संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोगों को, ठीक है, हम भारत के लोगों द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य यानी कि गणतंत्र बनाने का संकल्प व्यक्त किया गया है। यह हमारी प्रस्तावना में बोला गया है। तो यहां पर जो है यह पार्ट 1 समाप्त होता है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के एमसीक्यूज का, जिसके अंतर्गत हमने बहुत आईएमपी क्वेश्चन, वेरी आईएमपी क्वेश्चंस को डिस्कस किया। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उनको भी डिस्कस किया है यहाँ पर हमने, और जिनके आने की संभावनाएं हैं उनको भी डिस्कस किया है। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको सीरीज कैसी लगी, कैसा लग रहा है, डिटेल पार्ट समझ में आ रहा है, और उसके साथ मैंने ये ऑब्जेक्टिव चालू कर दिया तो ये कैसा लगा, तो आप इनको बताइए। और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी आप इसको शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए हमारे चैनल को, हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही और कुछ पार्ट में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।